डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स, हम लोग पावर शेयरिंग चैप्टर का पहला वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा पार्ट इसका कंप्लीट करेंगे। तो दूसरा पार्ट देखिए, यहां से हम लोग को देखना था, लिसन टू वन नेशनल एंड वन रीजनल न्यूज बुलेटिन ब्रॉडकास्ट बाय ऑल इंडिया रेडियो डेली फॉर 1 वीक। क्या कहता है कि एक नेशनल न्यूज और एक रीजनल न्यूज सुनिए, है ना। एक राष्ट्रीय न्यूज और एक आपका क्षेत्रीय न्यूज सुनिए। किस पे सुनने के लिए कह रहा है? बुलेटिन, है ना, बुलेटिन न्यूज में, न्यूज बुलेटिन में सुनना है, न्यूज बुलेटिन ब्रॉडकास्ट में। किसके द्वारा? बाय ऑल इंडिया रेडियो, बाय ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा, है ना, बाय ऑल इंडिया रेडियो द्वारा जो बुलेटिन ब्रॉडकास्ट चलाया जाता है ना, नेशनल न्यूज और रीजनल, उसमें रीजनल और नेशनल दोनों न्यूज दिखाया जाता है। उसको एक सप्ताह तक सुनने के लिए कह रहा है। उसके बाद कह रहा है एक लिस्ट तैयार कीजिए, मेक अ लिस्ट ऑफ न्यूज आइटम्स रिलेटेड टू दी गवर्नमेंट पॉलिसीज और डिसीजंस बाय क्लासिफाइंग दिस इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। उसके बाद कहता है कि एगो आप लिस्ट बना लीजिए, है ना, पहले सुन लीजिए, पहले आप नेशनल न्यूज को भी सुनिए और आपका लोकल न्यूज को, रीजनल न्यूज को भी सुनिए, है ना। उसके बाद उसका एक लिस्ट तैयार कीजिए और वो लिस्ट क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट के पॉलिसीज पर होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और डिसीजंस जो क्लासिफाई किया गया है ये कैटेगरी में, ये 3 कैटेगरी का न्यूज सुनने के लिए कह रहा है ना। पहला कहता है न्यूज आइटम्स दैट रिलेट ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो उस न्यूज आइटम्स को आपको कैटेगराइज करना है। ये कैटेगराइज करने का है कि आप पहले न्यूज सुन लीजिए फिर कैटेगराइज कीजिए उस न्यूज आइटम्स को जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। एक उस न्यूज चैनल को जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है और दूसरा उस न्यूज चैनल को जो आपके एरिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। पहला आपको क्या कर रहा है? उस कैटेगराइज करने का है कि 3 कैटेगरी में उसको फिर बांटना है। एक उस न्यूज चैनल को एक में कैटेगरी में रखना है उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है और दूसरा में जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है या फिर जो है सो आपके एरिया से रिलेटेड है। और तीसरा में कहता है न्यूज आइटम्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और फिर तीसरा में कहता है उस न्यूज आइटम्स को आपको तीसरा कैटेगरी में रखना है जो रिलेशनशिप बताता है, जो संबंध को दर्शाता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में संबंध को दर्शाता है। उस कैटेगरी के न्यूज को जो है सो आपको रखना है तीसरा कैटेगरी में। तो फिर से समझ लीजिए, 3 कैटेगरी में आपको न्यूज को रखना है। एक सप्ताह तक आपको न्यूज सुनना है, बुलेटिन न्यूज, है ना, ऑल इंडिया रेडियो पे, ऑल इंडिया रेडियो पे जो है सो आपको बुलेटिन न्यूज सुनना है एक सप्ताह तक। और आपको कुछ रीजनल न्यूज भी सुनना है। रीजनल न्यूज मतलब क्षेत्रीय न्यूज, अपना स्टेट का न्यूज। और फिर आपको सेंट्रल न्यूज भी सुनना है। उसके बाद उसको 3 कैटेगरी में आपको क्लासिफाई करना है। एक कैटेगरी में उस न्यूज को रखना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेशनल न्यूज की चर्चा की गई है। दूसरा कैटेगरी में उस न्यूज को रखना है जिसमें आपका लोकल और स्टेट न्यूज की चर्चा की गई है। तीसरा कैटेगरी में उसको रखना है जिसमें आपका संबंध बताया गया है नेशनल न्यूज और स्टेट न्यूज के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है स्टूडेंट्स कि पोखरण जो परीक्षण किया गया था न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, वो उस समय किया गया था जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति थे जो है सो आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ना। और अमेरिका का प्रतिबंध था, मतलब अमेरिका का सख्त निर्देश था, है ना, कि जो है सो आप जो है सो न्यूक्लियर प्लांटेशन का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद इन लोगों ने किए थे, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किए थे उस समय, है ना। तो चलिए देखिए क्या कहता है। यहाँ कह रहा है कि पोखरण द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। उस जगह पे जहाँ पे भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो राजस्थान में है। वो जगह कहाँ पे है? वो कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। पोखरण ये जगह का नाम है जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट जो है सो कंडक्ट किया गया था। पोखरण ये राजस्थान में एक जगह है और यहीं पे जो है सो पोखरण परीक्षण किया गया था, है ना। अब कह रहा
है कि मान लीजिए सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वाज अपोज्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स न्यूक्लियर पॉलिसी, कुड इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंडक्टिंग द न्यूक्लियर टेस्ट। कहता है कि अगर मान लीजिए, चूंकि ये तो न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, पोखरण में। अब पोखरण कहाँ है, राजस्थान में। तो अगर राजस्थान की सरकार गवर्नमेंट के विरोध में रहती, सेंट्रल गवर्नमेंट के विरोध में रहती, और वो विरोध करता कि नहीं हम यहाँ पे आपको पोखरण में जो है सो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने देंगे, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती थी या नहीं कर सकती थी, है ना। कह रहा है कि तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो कर सकता, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रोक सकता, है ना। कुड इट प्रिवेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डू द न्यूक्लियर टेस्ट, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट को न्यूक्लियर टेस्ट करने से रोक सकता था। अगर कह रहा है कि अगर ये राजस्थान की सरकार चाहती रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो क्या ये उसको रोक सकता था। हाँ, आगे कहता है उसी प्रकार से मान लीजिए सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक्स इन इट्स स्कूल। हाँ, अगर सिक्किम का सरकार जो है सो सिक्किम का गवर्नमेंट चाहती है कि नया हम किताब छपवाएं अपने स्कूल में, है ना, तो क्या, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ द न्यूज टेक्स्ट बुक्स। लेकिन जो नया टेक्स्ट बुक जो छापेगा, है ना, कौन, सिक्किम की सरकार कह रहा है, यहाँ पे देखिए सिक्किम का गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि हम एक नया बुक का जो है सो नया बुक जो है सो छापने की बात कर रही है। सिक्किम की सरकार अगर चाहे कि हम कोई नया बुक छापें और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो उसको नहीं चाहती हो, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पसंद नहीं करती हो, उस स्टाइल को जिस स्टाइल में वो छापना चाहता है या उस कंटेंट को जो कंटेंट सिक्किम की सरकार रखना चाहता है बुक में, अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं पसंद करती है, तो क्या इन दैट केस कहता है उस परिस्थिति में क्या डज द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट बिफोर दीज टेक्स्ट बुक्स कैन बी लॉन्च्ड। तो क्या वहाँ की जो सरकार है आपका सिक्किम की, उसको ये टेक्स्ट बुक को छाप करके पब्लिश करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, है ना। समझ गए। दो तो केस आप देखें, एक पोखरण के बारे में कि पोखरण में जो है सो परीक्षण किया गया था, पोखरण आपका राजस्थान में पड़ता है ना, वहीं पे न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। ये किया गया था, हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे देश के लिए। तो कह रहा है कि अगर राजस्थान की सरकार जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट को विरोध करता कि यहाँ पे हम आपको पोखरण परीक्षण नहीं करने देंगे, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रोक पाता पोखरण परीक्षण करने से, है ना। क्या वो ऐसा कर सकता था, रोक सकता था। और दूसरा में कह रहा है कि सिक्किम का सरकार चाहता है कि एक हम नया टेक्स्ट बुक लॉन्च करें, है ना, और लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो उस टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट है या जो उसका स्टाइल है उसको पसंद नहीं करता है। तो क्या सिक्किम के सरकार को जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा बुक को पब्लिश करने के लिए, है ना, या बुक को पब्लिश करने से पहले या नहीं। ये हो गया दो केस। तीसरा केस है, मान लीजिए सपोज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा हैव डिफरेंट पॉलिसीज ऑन हाउ देयर स्टेट पॉलिसीज शुड रिस्पॉन्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। अब मान लीजिए ये देखिए छत्तीसगढ़, आप जान रहे हैं छत्तीसगढ़ जो है तो झारखंड का छत्तीसगढ़ जो झारखंड का नहीं, छत्तीसगढ़ जो आपका राज्य है वो नक्सल प्रभावित राज्य है। उड़ीसा में भी नक्सलवादी है, आंध्र प्रदेश में भी नक्सलवादी है, झारखंड में भी नक्सलवादी है स्टूडेंट्स। तो क्या कहता है कि अगर मुख्यमंत्री जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के तीनों के मुख्यमंत्री अगर अलग अलग पॉलिसी बनाते हैं, किसके लिए, अपने स्टेट में अपने नक्सलाइट्स के रिस्पॉन्ड के लिए, अपने नक्सलवादी जो है ना, जिसको हम लोग उग्रवादी भी कहते हैं, उसको जवाब देने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए अगर सब अलग अलग पॉलिसी बनाते हैं, तो क्या कैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंटरवेन एंड पास एन ऑर्डर और दैट ऑल द चीफ मिनिस्टर विल हैव टू ओबे।
तो क्या इस परिस्थिति में प्राइम मिनिस्टर जो है, भारत के प्रधानमंत्री, इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं क्या? वो हस्तक्षेप दे सकते हैं क्या? और क्या वो कोई एक ऐसा कानून बना सकते हैं जिसको ये सबको मानना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ को भी मानना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश को भी मानना पड़ेगा और उड़ीसा को भी मानना पड़ेगा? क्या ऐसा कोई नियम जो है सो प्रधानमंत्री बना सकते हैं? तो यही क्वेश्चन है यहाँ स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पोखरण परीक्षण के बारे में है। पोखरण परीक्षण के बारे में कहा रहा है जो आपका राजस्थान में है, वहां पे अगर न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था, अगर उसमें राजस्थान की सरकार चाहती कि नहीं सो हम नहीं होने देंगे, तो क्या वो रोक सकती थी? दूसरा केस में है सिक्किम की सरकार जो है सो, सिक्किम की सरकार अगर एक नया बुक पब्लिश करना चाह रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो उस बुक का कंटेंट को, उस बुक का स्टाइल को पसंद नहीं करता है, तो क्या सिक्किम के सरकार को जो है सो बुक पब्लिश करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना जरूरी होगा? और तीसरा केस है कि मान लीजिए आपका आतंकवाद को रिस्पॉन्ड करने के लिए, मतलब उसको जवाब देने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए 3 ठो राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, अगर तीनों जो है सो अलग अलग पॉलिसी बनाते हैं, तो क्या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो है सो उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं और उसमें जो है सो आपका एक नया पॉलिसी वो बना सकते हैं? और उस पॉलिसी को तीनों स्टेट में लागू करना कंपलसरी हो सकता है? तो यही था। हाँ, और क्या वो तीनों को लागू करना पड़ेगा, उनकी बात को मानना पड़ेगा? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये 1947 का भारत के बारे में बताया जा रहा है। देखिए 1947 में हमारा भारत कैसा था? जब हमारा भारत देश का 2 टुकड़ा नहीं हुआ था, उस समय हमारा भारत जो है वो बहुत बड़ा देश था, है ना। देखिए ये जो अभी आप पाकिस्तान देख रहे हैं, ये सब भारत का ही हिस्सा था, है ना। इधर देखिए ये सब भारत का हिस्सा था, सब ये सब देखिए सब भारत था, ये सब, है ना, ये सब भारत था, बहुत बड़ा हिस्सा था भारत का। ये वेस्ट पाकिस्तान था, है ना, कश्मीर है, अफगानिस्तान है, ठीक है। चलिए ये आप लोग मैप बोला, हम फिर मैप के लिए मैप वर्क हम स्पेशल आप लोग को कराएंगे। उसमें टोटल जो है सो मैप का टोटल मैप के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, है ना। आपका वर्ल्ड मैप भी करवाएंगे और इंडियन मैप भी करवाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? फेडरलिज्म कैसे जो है सो प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे जो है सो फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है? चलिए देखिए क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो फेडरलिज्म के लिए जरूरी है, एकदम जरूरी है, लेकिन सिर्फ वही सफिशिएंट नहीं है, वही पर्याप्त नहीं है। फेडरलिज्म में जो है सो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, यही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फेडरलिज्म बट इट इज नॉट सफिशिएंट, ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नॉट सफिशिएंट फॉर द फेडरलिज्म, right? There are some other things also, there are other elements also. See, what are these elements we have to see? If the federal experiment has succeeded in India, अगर फेडरल एक्सपेरिमेंट जो है सो सफल हो जाता है इंडिया में, तो क्या कहता है, इट इज नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो ये सिर्फ जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की वजह से नहीं होगा। अगर सक्सेस हो जाता है एक्सपेरिमेंट जो है सो फेडरल एक्सपेरिमेंट इंडिया में, तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की वजह से नहीं होगा, है ना। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। और जो रियल फेडरलिज्म होगा, जो रियल सक्सेस होगा फेडरलिज्म का भारत में, वो किससे आधारित होगा? देखिए नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसमें जो है सो वो एट्रीब्यूट करेगा नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है सो, है ना, हमारे देश में क्या कहता है, देखिए द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड, रियल फेडरलिज्म जो होगा इंडिया में वो एट्रीब्यूट किया जाएगा। तो क्या कहता है कि जो वास्तविक सफलता है फेडरलिज्म का, है ना, वो इंडिया में कैन बी एट्रीब्यूटेड, मतलब जो किसके माध्यम से होगा, मतलब किसको ठहराया जाएगा जिम्मेदार, तो वास्तविक सफलता का जिम्मेदार ठहराया जाएगा
नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को। हमारे देश में जो प्रकृति है ना, प्रजातांत्रिक नीतियों की प्रकृति को जो है सो जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वास्तविक सफलता का श्रेय किसको दिया जाएगा? प्राकृतिक प्रजातांत्रिक नीतियों की जो प्राकृतिक प्रकृति है उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। आई कहता है दिस इंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री। अब ये इंश्योर करेगा तो जो इस फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है, आत्मा जो है ना, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, वो क्या करेगा? विभिन्न हमारे यहाँ तो विभिन्न समुदाय के लोग हैं, बहुत से डाइवर्सिफाई लोग हैं, मतलब बहुत समुदाय के लोग हैं। कोई आपका मुस्लिम है, कोई हिंदू है, तो कोई पंजाबी है, तो कोई उड़ियन है, तो सबको जो है सो रिस्पेक्ट किया जाएगा, है ना। ये इंश्योर करेगा, दिस इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, ये इंश्योर करता है कि जो फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है, मतलब आत्मा है, वो रिस्पेक्ट जो है सो करेगा डाइवर्सिटी के लिए और डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, और सबको एक साथ रहने की जो है सो एक साथ रहने के लिए डिजायर करता है, ये डिजायर करेगा। और बिकेम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री, और ये जो है सो शेयर आइडियल्स होगा हमारे देश में। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंस। अब हम लोग देखेंगे कुछ मेजर वेज जिसमें जिस प्रकार से ये हुआ है ना। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारा जब देश आजाद हुआ था और जब राज्य का बंटवारा हुआ था, तो सबसे पहले जो है सो भाषा के आधार पर हमारे देश में राज्यों का बंटवारा हुआ था। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर देश में राज्यों का बंटवारा हुआ था। तो देखिए क्या कहता है, भाषा के आधार पर हम लोग का देश में राज्य का बंटवारा हुआ था। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं अभी, है ना। क्या कहता है, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जो भाषा के आधार पर जो राज्यों का बंटवारा हुआ था, राज्य का जो निर्माण हुआ था, है ना, वो पहला और मेजर टेस्ट था, है ना। दैट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। ठीक है, याद रखिएगा, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स was the first and a major test for democratic politics in our country। जो क्रिएशन था, निर्माण था भाषाई स्टेट का, वो पहला और मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए हमारे देश में, है ना। प्रजातांत्रिक नीतियों के लिए हमारे देश में पहला जो है सो टेस्ट था, मेजर टेस्ट, और है ना, पहला और मुख्य टेस्ट था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है। यहां देखिए कि इफ यू लुक, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। क्या कहता है, इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप, है ना, इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया if you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2019, you will be surprised by the extent of changes। अगर आप देखते हैं भारत के पॉलिटिकल मैप, जिस समय हमारा भारत देश आजाद हुआ था, उस समय जो भारत का जो पॉलिटिकल मैप है, अब यहाँ पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या हो गया? पॉलिटिकल मैप का मतलब हो गया जैसे हमारा देश जो है सो अभी 28 राज्य और जो है सो 8 केंद्र शासित में बटे हुए हैं, इसको हम लोग पॉलिटिकल डिवीजन कहते हैं। एक होता है फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन में मतलब जो आकार है, जैसे भारत में समतल भूमि है, भारत में पर्वत है, पहाड़ है ना, तो वो सब हो गया आपका फिजिकल डिवीजन। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप को अगर आप देखते हैं, है ना, जब हम लोग देखते हैं कब इंडिया का, जब भारत देश का जर्नी शुरू हुआ था, प्रजातांत्रिक जब हुआ था 1947 में, उस समय का मैप देखिएगा और 2019 का मैप देखिएगा, तो आप बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कितना बदलाव हो गया। 1947 में जो भारत था वो 2019 में नहीं है, उससे जो है सो बहुत बदलाव हो गया है ना। वही कह रहा है इफ यू सी द पॉलिटिकल मैप
of India when the journey of democracy started in our country in 1947, and if you see the political map of India of 2019, then you will be surprised that there are many changes which took place in our political map. Right? What are the changes have taken place? We will see. Many old states have vanished and many new states have been created. बहुत सारा जो पुराना स्टेट था वो वैनिश हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, और बहुत सारे जो नए स्टेट्स थे, है ना, और बहुत सारे नए स्टेट्स का उदय हुआ है, बहुत सारे नए स्टेट्स का क्रिएशन हुआ है, बहुत, है ना। अगर आप देखते हैं 1947 में जो भारत का पॉलिटिकल मैप था उसमें और 1947 में और 2019 के पॉलिटिकल मैप में बहुत अंतर है। अंतर क्या है कि बहुत सारे पुराने मैप जो थे, बहुत सारे पुराने जो स्टेट्स थे उसको खत्म कर दिया गया, वैनिश कर दिया गया है, और बहुत सारे नए स्टेट्स का जो है सो क्रिएशन किया गया है ना। एरियाज में अब क्या कहता है, ये रिलेटेड है, एरिया बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड। अब क्या कहता है कि जो नए स्टेट्स का क्रिएशन हुआ है, या जो बहुत सारे पुराने स्टेट्स को जो खत्म किया गया है, तो उसको कैसे किया गया है, तो उसका क्षेत्र में या तो बदलाव किया गया है, या उसका सीमा में बाउंड्रीज में बदलाव किया गया है, या तो फिर कहीं कहीं उसका नाम में ही बदलाव कर दिया गया है। बहुत सारे राज्य का या तो बदलाव किया गया सीमा में, या फिर बदलाव किया गया उसका बाउंड्रीज में, या फिर उसका नाम में ही बदलाव कर दिया गया है, नाम में भी बदलाव कर दिया गया है। देखिए क्या कहता है 1947 में जब आप देखेंगे तो बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। 1947 का आप जब देखेंगे, है ना, 1947 में बहुत सारे जो बाउंड्रीज थे, सेवरल स्टेट्स के जो बाउंड्रीज थे उसको चेंज कर दिया गया। क्यों, किस लिए बहुत सारे स्टेट्स के बाउंड्रीज को चेंज इसलिए किया गया, है ना, किस लिए, इन ऑर्डर टू क्रिएट द न्यू स्टेट्स। इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, इन ऑर्डर टू मतलब होता है फॉर, है ना, किस लिए, तो नए स्टेट्स का निर्माण करने के लिए, है ना। इन ऑर्डर टू क्रिएट द न्यू स्टेट्स मेनी बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड इन 1947 टू 1919। 1919 तक में आप देखेंगे तो बहुत सारा बदलाव हो चुका है। This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state। ऐसा क्यों हुआ, तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो एक ही प्रकार के भाषा बोलते हैं वो लोग एक ही स्टेट में रहेंगे, इसको इंश्योर करने के लिए किया गया। फिर कुछ स्टेट्स को जो है सो क्रिएशन उसके भाषा के आधार पर तो किया ही गया, बाद में बहुत सारे स्टेट्स का निर्माण जो है सो उसकी कल्चर के आधार पर, एथेनिसिटी के आधार पर और ज्योग्राफी के आधार पर भी किया गया। सबसे पहले जो राज्य का निर्माण हुआ था वो तो भाषा के ही आधार पर हुआ था, और भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बनाया गया था वो था आंध्र प्रदेश। Andhra Pradesh was the first state. Andhra Pradesh was the first state which was created on the basis of language. But later on, many states have been created on the basis of culture, on the basis of geography, on the basis of ethnicity, है ना? एथेनिसिटी के आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पर, कल्चर के आधार पर भी जो है सो बहुत सारे राज्यों का निर्माण किया गया। अब कहता है दिस इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। अब ये जो भाषा क्या, ये आपका कल्चर के आधार पर, चाहे एथेनिसिटी के आधार पर, चाहे ज्योग्राफी के आधार पर जिन राज्यों का जो है सो गठन किया गया उसमें से एक नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है। झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया राज्य 15 नवंबर 2000 को। उसी प्रकार से उत्तराखंड को जो है सो उत्तर प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे भारत का मैप दिया हुआ है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, और आगे हम बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। ये जो है सो ये हमारा कर्क रेखा है। देखिए ये भारत में आपको पता होगा 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ये राज्य कौन कौन सा है, तो इधर से आप देखिएगा तो पहले देखिएगा राजस्थान, फिर नहीं पहले इधर गुजरात, एक गुजरात, राजस्थान, है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। भारत में 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। देखिए कौन कौन सा है, एक आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, फिर है वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा।
है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेम द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस इन आवर कंट्री, देन यू हैव टू से देयर आर 8 स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस इन आवर कंट्रीज। These 8 states are गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, है ना। once again I am going to tell you the name of the states through which the tropic of cancer passes in our country. These states are गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, West Bengal, Tripura and Mizoram. These are the 8 states through which the tropic of cancer passes in our country. Now you will see here all the states. अब देखिए ये भारत का मैप बोला, हालांकि हम आपको बाद में कराएंगे, है ना, स्पेशल क्लास उसके लिए लेंगे मैं स्टूडेंट्स, है ना। ये सब आप देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, इसी से अलग होकर के ये उत्तराखंड बना, है ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है आगे। चलिए आगे देखिए, आगे है when the demand for the formation of, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखेंगे when the demand for the formation of the states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. अब देखिए जब भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का डिमांड किया गया तो कुछ राष्ट्र के नेता लोग थे वो भयभीत हो गए कि कहीं हमारे देश की एकता जो है सो खत्म नहीं हो जाए, है ना, देश की एकता कहीं खत्म नहीं हो जाए। इस चीज से भयभीत थे कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देते हैं तो लोग एक नहीं रहेंगे, है ना, लोगों में जो है सो भेदभाव हो जाएगा, लोग भारत की जो एकता है वो नहीं रहेगी बरकरार, है ना। तो डिसइंटीग्रेशन के भय से जो है सो वो लोग में भय था बहुत सारे लीडर्स लोग में। अब कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम। सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है सो उसको मना करता था, रेसिस्टेड मतलब मना किया, है ना, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है सो उसके विरोध में गया, उसको मना किया। लेकिन क्या कहता है, but the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. लेकिन बाद में जो अनुभव हुआ लोगों को तो ये पता चला कि नहीं, भाषा के आधार पर अगर हम लोग राज्य का गठन करते हैं तो ये भारत की एकता को और मजबूत करेगा, इसकी एकता को और मजबूत करेगा, एकता को खत्म नहीं करेगा बल्कि इसको और मजबूत करेगा। शुरू में तो लोगों को डर था, बहुत सारे भारत के पॉलिटिकल लीडर्स को ये डर था कि कहीं जो है सो भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर दिए और इससे कहीं जो है सो देश की एकता जो है सो खत्म नहीं हो जाए, है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो है सो भाषा के आधार पर राज्य के गठन से मनाही कर दिया था। लेकिन बाद में जब लोगों को अनुभव हुआ, जब देखा गया, है ना, कि जो है सो भाषा के आधार पर अगर हम लोग राज्य का गठन करते हैं तो देश की एकता बटे खत्म नहीं होगी बल्कि देश की एकता और मजबूत हो जाएगी, है ना। इट हैज ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर, और इससे क्या होगा कि प्रशासनिक कार्य भी, है ना, प्रशासन को भी जो है सो प्रशासनिक कामों को भी और आसान कर देगा। अगर भाषा के आधार पर हम लोग राज्य का गठन करते हैं तो इससे ये जो है सो एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है सो इजियर बना देगा, है ना, आसान बना देगा। उसके बाद कहता है थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। अब मान सोच लीजिए कि इंग्लिश बोलने वाले जो एलाइट लोग थे, मतलब धनी लोग, जो प्रसिद्ध लोग थे, क्योंकि इंग्लिश तो उस समय अंग्रेज लोग बोलते थे और अंग्रेज का ही शासन था और जो लोग इंग्लिश जानते थे उसको लोग पढ़ा लिखा मानते थे या फिर उसको जो है सो बहुत प्रसिद्ध आदमी मानते थे। तो मान लीजिए कि अगर, है ना, थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। अब मान के चलिए अगर ये समाधान था वो अगर इंग्लिश बोलने वालों के अगर फेवर में होता, है ना, प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब क्या कहता है कि आप सोचिए कि अगर इंग्लिश बोलने वालों के फेवर में होता तो क्या होता। लेकिन यहाँ पे कहता है जो प्रमोशन था, जो प्रमोट किया गया, है ना, हिंदी को लगातार जो है सो ऑफिशियल पॉलिसी में जो है सो प्रमोट किया गया। ऑफिशियल नीति में, भारत सरकार के ऑफिशियल नीति में हमेशा जो है सो हिंदी को प्रमोट किया गया है।
Promotions does not mean that the central government can impose Hindi on states where people speak a different language. लेकिन हिंदी को प्रमोशन करने का मतलब यह नहीं है कि जहां पे लोग दूसरा भाषा बोल रहे हैं वहां यह ठोक दिया जाए कि आपको हिंदी ही बोलना है। जैसे केरल में लोग मलयालम बोलते हैं तो आप ये नहीं उसको कह सकते हैं कि आपको हिंदी ही बोलना है, वो मलयालम बोलेगा, है ना। लेकिन जो है सो हिंदी को जो है सो भारत में जो है सो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उसको ज्यादा प्रमोट किया गया। इसलिए आप देख सकते हैं कि केंद्र स्तर पे जो भी अभी काम होता है वो ज्यादा हिंदी में होता है, हालांकि दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है सो इंग्लिश को भी बना दिया गया है ना। चलिए अब आगे कहता है द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड्स इटसेल्फ इन। अब यहाँ पे क्या कहता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब यहाँ थोड़ा सा नॉर्मल भी किया गया। भारत का जो कानून है वो ना तो बहुत ज्यादा टाइट है और ना ही बहुत नॉर्मल है ना, ये मध्यम में है। तो क्या कहता है यहाँ पे जो है सो फ्लेक्सिबिलिटी को देखा जा सकता है। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा जो है सो फ्लेक्सिबिलिटी को आप देख सकते हैं, क्यों, ताकि है ना किस लिए, हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन, जिस जो यहाँ पे सिचुएशन था उन चीजों को देखते हुए हमारे लीडर्स लोग के द्वारा फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से सब कुछ किया गया। क्यों, ताकि श्रीलंका में जो हुआ था वो यहाँ पे नहीं हो। श्रीलंका में जिस प्रकार का विवाद हुआ था वो भारत में नहीं हो, इसलिए जो है सो हमारे लीडर्स लोग थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी में काम किए, फ्लेक्सिबल किए, है ना। आगे देखिए क्या कहता है, आगे है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज भी इसमें देखेंगे, भाषा के आधार पर भारत में जो है सो है ना लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया भी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। वी विल सी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया आल्सो, राइट। अच्छा ठीक है, तो मैंने आपको बोला था इसको मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगा इस चैप्टर को, है ना। पॉलिसीज, लैंग्वेज पॉलिसी, अ सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा देखिए यहाँ पे कहता है भाषा के आधार पर लैंग्वेज पॉलिसी जो है, भाषा की जो नीति थी, भाषा के आधार पर है ना 8वीं अनुसूची जो हमारा था, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया था, है ना। 22 भाषा को मान्यता दिया गया था। अब देखिए क्या कहता है, हम लोग एक एक करके ध्यान से देखेंगे। लैंग्वेज पॉलिसी में क्या कहता है, लैंग्वेज पॉलिसी में कहता है अ सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। दूसरा टेस्ट जो था इंडियन फेडरेशन के लिए वो था लैंग्वेज पॉलिसी, है ना। दूसरा क्या था, लैंग्वेज पॉलिसी। Our constitution did not give the states of national language to any one language। हमारा जो संविधान है उसमें किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी भी हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है, मातृभाषा जरूर है ना, आपका ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं है ना। अगर पूछेगा विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, तो बोल रहा है देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन आवर कंट्री। हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। लोगों में ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, लेकिन नहीं, हिंदी को जो है सो ऑफिशियल लैंग्वेज में रखा गया है, हमारी मातृभाषा मदर लैंग्वेज है, लेकिन आपका जो है सो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। उसी प्रकार से हमारा कोई नेशनल रिलीजन भी नहीं है, राष्ट्र धर्म भी नहीं है ना। चलिए देखिए क्या कहता है, दूसरा टेस्ट जो था, है ना, इंडियन फेडरेशन के लिए वो था लैंग्वेज पॉलिसी, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। हिंदी के बारे में कहता है हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है ना। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, और बाद में हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। और बाद में जो है सो हिंदी मातृभाषा बना लगभग 40% भारतीयों के लिए। 40% भारतीयों का मदर टंग बना क्या, हिंदी। लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। ये कंफ्यूज नहीं करिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, अब उसमें 3 गो ऑप्शन दे देगा और 1 गो चौथा में दे देगा नन ऑफ दिस,
तो आपको उसमें नन ऑफ दीज ही टिक मारना है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, ये यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया था, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस सब में, है ना। तो क्या कहता है कि हिंदी को जो है सो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, लेकिन हिंदी जो है सो मदर टंग के रूप में भी देखा गया। भारत में लगभग 40% लोग जो है सो सिर्फ हिंदी बोलते थे, मदर टंग के रूप में यूज करते थे हिंदी को। आगे कहता है देयरफॉर, इसलिए देयर वर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस बिसाइड्स हिंदी। देयर आर 22 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना। अनुसूची 8वीं अनुसूची, जब 8वीं अनुसूची में मैंने आपको अभी बताया कि 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया था, तो हिंदी तो उसमें एक था ही। हिंदी के अलावा बिसाइड्स हिंदी, मतलब हिंदी के अलावा भी, है ना, हिंदी के अलावा 22 और जो है सो भाषा को जो है सो 8वीं अनुसूची में, है ना, 8वीं अनुसूची में जो है सो मान्यता दिया गया शेड्यूल्ड लैंग्वेज में। अनुसूचित, है ना, अनुसूचित भाषा में जो है सो मान्यता दिया गया 22 लैंग्वेज को। उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे डिटेल में, कौन कौन सा भाषा को दिया गया है ना, और कौन कौन सा भाषा बोलने वाले लोग कितना परसेंट हमारे देश में है। सबसे पहला स्थान में हिंदी है, सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, है ना। दूसरा में आपका बंगाली बोलते हैं, तीसरा में मराठी बोलते हैं, चौथा में तेलुगु बोलते हैं, पांचवा में तमिल बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से 22 भाषा का हम लोग देखेंगे और कितना परसेंट भारत में बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है सो यूपीएससी वगैरह में पूछा जाता है। आपका मैट्रिक एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा, है ना। तो देखिए क्या कहता है, अ कैंडिडेट in an examination conduct for the central government positions may opt to take the examination in any of the following languages। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम होता है तो उसमें बच्चे जो है सो कौन कौन से भाषा में एग्जाम दे सकते हैं वो आप देखिए, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम का बात किया जा रहा है स्टूडेंट्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम होता है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम होता है तो बच्चे कौन कौन से भाषा में अपना एग्जाम दे सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए क्या कहता है, अगर एक कैंडिडेट कोई एग्जाम देता है, अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पोजीशंस मे ऑफ टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। इनमें से कोई भी भाषा में वो एग्जाम देने के लिए चुन सकता है ना। टेक द एग्जाम से मतलब एग्जाम देने के लिए, यहाँ टेक का मतलब लेना नहीं देना होता है। एग्जाम के सेंस में टेक का मतलब देना होता है, गिव का मतलब लेना होता है ना। चलिए, बाकी ऐसे जनरली टेक मतलब लेना होता है, गिव मतलब देना होता है। तो क्या कहता है कि स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द कंसर्न स्टेट्स। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जाम ले रहा है तो वहां जिस क्षेत्र में का बच्चा है, जैसे मान लीजिए झारखंड में ले रहा है, झारखंड में जो बच्चे एग्जाम देंगे तो वहां पे कौन सा भाषा है, उस भाषा में भी जो है सो क्वेश्चन छापा जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश तो जनरल हो गया, हिंदी इंग्लिश में तो क्वेश्चन रहता ही है ना। और वहां के भाषा को भी देखते हुए जो है सो क्वेश्चन की सफाई की जाती है ना। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, अनलाइक श्रीलंका द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री एडॉप्टेड वेरी देखिए क्या कहता है स्टूडेंट्स, श्रीलंका में आप देखे थे कि श्रीलंका में जो है सो बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया था, क्योंकि वहां पे जो है सो आपसी सहमति नहीं बन पाई थी, है ना। ये जो थे कौन लोग, सिन्हाला लोग, वही लोग सिर्फ शासन करना चाहते थे, जिसके चलते से बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था। तो क्या कहता है, अनलाइक श्रीलंका द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री एडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन सेपरेटिंग द यूज ऑफ हिंदी। हिंदी के यूज को जो है सो बहुत ही सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक जो है सो भारत के संविधान में लागू किया गया, थोपा नहीं गया। मतलब श्रीलंका में कहा था कि थोप दिया गया कि आपको सिन्हाला में ये सब करना है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हिंदी को जरूर दिया गया, लेकिन किसी को यह नहीं कहा गया कि आपको हिंदी में ही करना है सब, आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। और संविधान के अनुसार से
According to the constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965. 1965 में जो है सो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज करने से जो है सो स्टॉप कर दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिया गया इंग्लिश को। हालांकि बाद में फिर से भारत का दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बना था, वो भी बताएंगे आपको, है ना। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद करना है कि 1965 में जो है सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965, है ना। 1965 में जो है सो स्टॉप करने को था, 1965 में जो है सो इंग्लिश को स्टॉप करना था ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। However, यद्यपि many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue, लेकिन बहुत सारे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र थे, जैसे नागालैंड में इंग्लिश से बोलता है लोग, तो वहां पे तो हिंदी में कैसे काम चलेगा, तो इसलिए वो लोग डिमांड किया कि नहीं, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रहने दीजिए। तब जाकर के जो है इंग्लिश को दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, है ना। 1965 में इंग्लिश को जो है सो ऑफिशियल लैंग्वेज से हटाने का प्लानिंग था, है ना। इंग्लिश वाज सपोज टू बी डिलीटेड फ्रॉम द ऑफिशियल लैंग्वेज, इट वाज टू स्टॉप फ्रॉम द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन 1965, है ना। In 1965, English was to stop as the official languages, but many non-Hindi speaking states demanded that English must be as the official languages, right? अब पता in Tamil Nadu this movement took a violent form. तमिलनाडु में ये जो मूवमेंट था कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाए, इसमें जो है सो वायलेंट का मतलब हिंसा का रूप ले लिया था। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलाने के लिए तमिलनाडु में यह हिंसक रूप ले लिया था। The central government responded by agreeing to continue use of English along with Hindi for official purposes. तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जवाब दिया, मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया, है ना, एक्सेप्ट किया कि नहीं, इंग्लिश भी जो है सो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में होगा, इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाएगा जैसे हिंदी को किया जाएगा, है ना। लेकिन पहला मैं फिर से बता रहा हूं, पहला ऑफिशियल लैंग्वेज पूछेगा तो हिंदी और दूसरा इंग्लिश। मेनी क्रिटिक्स, है ना, बहुत सारे क्रिटिक्स का माने होने के बाद बहुत सारा उसके बारे में लोग जो है सो restricting the central state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice। अब देखिए क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सब कुछ तो आपको सब समझ में आ जाएगा। Restricting the central state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice। अब क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी तो देखना था कि जो है सो फेडरलिज्म में कोई स्टेट को भी दुख नहीं पहुंचे, क्योंकि अगर श्रीलंका वाला केस होता तो फिर यहाँ भी लड़ाई झगड़ा हो जाती, है ना। तो वही सब कह रहा है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स ऑन अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो। अब ये डिपेंड करता है कि कहता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स जो है सो पावर शेयरिंग के लिए काम करेगा, वास्तव में वो डिपेंड्स करता है कि जो कितना बड़ा है ना, डिपेंड्स टू अ लार्ज कंटेंट, बहुत बड़े कंटेंट पे डिपेंड करता है कि कैसे रूलिंग पार्टी के लीडर जो है सो अरेंज करते हैं सब चीज को, है ना, फॉलो करवाते हैं, अरेंजमेंट्स को फॉलो करवाते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आगे कहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। अब कहता है कि बहुत लंबे समय तक आप देखे होंगे कि एक ही पार्टी जो है सो सेंटर में भी रूल करता था और जो है सो स्टेट में भी। जैसे शुरू जब भारत देश आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट में भी और सेंटर में भी, है ना। बाद में अभी आपको देखने को मिलेगा, अभी बहुत समय से अगर 2-3 बार से आप देख रहे होंगे कि बीजेपी की सरकार तो केंद्र में है ही और बहुत सारे स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या कहता है। This meant that the state government did not exercise their rights as autonomous federal units। इसका मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है सो ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स का अधिकार नहीं है, हाँ, उस अधिकार को एक्सरसाइज नहीं करता है। As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states।
अब कहता है कि एज एंड व्हेन, है ना, द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट। अगर रूलिंग पार्टी स्टेट लेवल में अलग होगा, है ना, जैसे अगर सेंट्रल में अलग पार्टी है और स्टेट में अगर अलग पार्टी है तो क्या होगा, दोनों अगर अलग अलग पार्टी है ना, तो क्या होगा, द पार्टी दैट रूल एट द सेंट्रल ट्राई टू अंडरमाइन द पावर्स ऑफ दिस स्टेट्स। तो सेंट्रल में जो पार्टी है वो स्टेट के पावर को जो है सो अंडरमाइन करने का कोशिश करेगा। अगर एक ही पार्टी है तो अंडरमाइन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसी का पार्टी है ना। लेकिन अगर अलग अलग पार्टी है, अगर सेंट्रल में अलग पार्टी है और स्टेट में अलग पार्टी है, तो सेंट्रल पार्टी जो है, सेंट्रल में जो पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो अंडरमाइन करने का कोशिश करेगा स्टेट गवर्नमेंट के पार्टी को, स्टेट वाला पार्टी को। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. उस समय कहा है कि उन समय में जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो था वो कोशिश करता था स्टेट गवर्नमेंट के पावर को अंडरमाइन करने का, है ना। उस समय, हाँ, इन दोज डेज, उस समय जो है सो क्या होता था, देखिए उस समय इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान को मिसयूज किया जाता था, है ना, गलत यूज किया जाता था उसका। किस लिए? स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए। दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज, जो किसी दूसरे पार्टी द्वारा चलाया जाता था, उसके विरोधी पार्टी द्वारा चलाया जाता था। तो उसको जो है सो खत्म करने के लिए, वहां की सरकार को खत्म करके वहां राष्ट्रपति शासन कैसे लगे, इसके प्रयास में हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट रहती थी। दिस अंडरमाइंड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ये संघवाद की, फेडरलिज्म की स्पिरिट को अंडरमाइन करता था। इस प्रकार से फेडरलिज्म की स्पिरिट को अंडरमाइन किया जाता था अगर सेंट्रल लेवल में कोई दूसरा पार्टी है और स्टेट लेवल में दूसरा पार्टी है तो। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए आप लोग। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे क्या कहता है, ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। 1990 के बाद इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। क्या हुआ कि इस पीरियड में आप देखेंगे 1990 के पीरियड में या उसके बाद, तो आप देखेंगे 1990 के पीरियड में द पीरियड सो द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। देश के बहुत सारे राज्य में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, नया नया पार्टी का जो है सो गठन किया जाने लगा, है ना। और इससे क्या हुआ, दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट्स एट द सेंटर। और इस समय में आप ये भी देखेंगे कि कोलिएशन गवर्नमेंट का भी, जो कोलिएशन गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले बताया था कि जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर के सरकार का गठन करते हैं, तो उस प्रकार के सिस्टम को, उस प्रकार के सरकार को कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं, यानी गठबंधन का सरकार कहते हैं, है ना। अभी भी आप देखेंगे कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो पूरा इंडिया का पार्टी से गठबंधन किया, प्लस आपका जो है सो ये नीतीश कुमार वाला पार्टी से गठबंधन किया, है ना, तब आपका जो है सो सरकार बनाया। हालांकि 2014 में जो है सो पूर्ण बहुमत मिला था उनको, मोदी जी को, है ना। आगे देखिए तो क्या कहता है कि इस समय जो है सो शुरू हो गया कौन सा एरा, कोलिएशन गवर्नमेंट का एरा शुरू हो गया। एरा मतलब युग, है ना, कोलिएशन गवर्नमेंट का युग शुरू हो जाता है, ठीक है। गठबंधन के सरकार का युग आ जाता है ना। कहां पे, सेंटर में। क्यों? सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा। लोकसभा में किसी एक पार्टी को पूरा मेजॉरिटी नहीं मिला, पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तब क्या करता था, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू इंटर into an alliance with many parties। तो जो मुख्य पार्टी होता था सेंटर में, तो सेंटर में तो जनरली अभी दो ही तो मुख्य पार्टी था, आपका एक कांग्रेस था और एक बीजेपी था। तो ये दूसरे जो लोकल पार्टी था, रीजनल पार्टी था, वो सबसे गठबंधन करके जो है सो अपना सरकार बनाता था, है ना। कहता है कि वो गठबंधन करके इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। सेंटर लेवल पे गवर्नमेंट का गठन करने के लिए बहुत सारे जो है सो रीजनल पार्टी से इन लोग गठबंधन करता था और मिलकर के सरकार का गठन करता था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या कहता है स्टूडेंट्स। आगे देखिए
ये फोटो दिया हुआ है। इसके बाद कहता है ये भाषा के आधार पर जो विभिन्नता था उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे देखिए कहता है दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। इससे क्या, ये कार्टून दिया हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। Here are two cartoons showing relationship between center and states. सेंटर और स्टेट्स के बीच में रिलेशनशिप को बता रहा है। Should the state go to the center with beginning ball, है ना। ये कार्टून थोड़ा सा आप लोग को दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये कार्टून जो है, देखिए स्टूडेंट्स, द स्टेट स्प्लिट फॉर मोर पावर्स। स्टेट्स ने ज्यादा पावर के लिए, प्ली मतलब होता है अनुरोध करना या मुकदमा चलाना या कुछ अनुरोध करना। तो स्टेट्स क्या कर रहा है, प्लीड कर रहा है, मतलब आग्रह कर रहा है या मुकदमा कर रहा है ना, किस लिए, ज्यादा पावर्स के लिए। ये कार्टून देखिए, ये कार्टून देखिए बनाया गया है पावर ऑफ स्टेट्स, पावर ऑफ स्टेट्स का है, स्टेट्स का जो पावर है ना, वो देखिए। उसके बाद है पेरिस ऑफ रनिंग कोलिएशन गवर्नमेंट। पेरिस मतलब होता है कोई चीज को समाप्त करना। कोलिएशन गवर्नमेंट जो चल रहा था उसको पेरिल करने के लिए क्या है ये कार्टून, वो देखिए, ठीक है। कोलिएशन गवर्नमेंट, चलिए आगे देखिए, है ना। यहां पे कह रहा है ना, देखिए आप लोग, कार्टून आपको मैं दिखा दिया। चलिए आगे देखिए, here are two cartoons showing the relationship between center and state. Should the state go to the center with beginning ball, begging ball? क्या आप इसमें देखें कि सेंटर वाला से जो है सो बेगिंग बॉल मतलब कहता है कि भीख मांगने, कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए क्या जाना चाहिए? क्या स्टेट गवर्नमेंट को कटोरा लेकर के भीख मांगना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने हाथ फैलाना चाहिए कि दे दो राम, दिला दो राम, देने वाला अल्लाह राम, ऐसा करना चाहिए क्या? तो देखिए क्या कहता है ये कार्टून, देखिए आप, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो संबंध है उसका, हाउ कैन द लीडर्स ऑफ कोलिएशन कीप द पार्टनर्स ऑफ गवर्नमेंट सेटिस्फाइड। तो कैसे जो है सो कोलिएशन के जो लीडर है, गठबंधन के जो नेता लोग हैं, वो जो है सो अपने पार्टनर्स को, गवर्नमेंट के, है ना, कैसे वो लोग जो है सो पार्टनर्स को, सरकार में जो पार्टनर्स है, मतलब से कोलिएशन किया तो जो पार्टी का सरकार बनाओ तो ठीक है, आप जो गठबंधन किया तो उसको कैसे सेटिस्फाइड कर सकता है, ये सब के बारे में यहाँ दिया हुआ है। देखिए, दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। इससे क्या हुआ, नया कल्चर, नई पावर शेयरिंग का न्यू कल्चर को जो है सो उदय होता है, और रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, है ना। जो ऑटोनॉमी का मतलब हमने बताया था कि राज्य को जो अपना स्वतंत्र पावर दिया गया है उसका जो है सो सम्मान करना, है ना, उसका सम्मान करने के बारे में कह रहा है कि इससे क्या होता है, दिस लेड टू अ न्यू कल्चर। इससे जो है सो एक नई सभ्यता का उदय होता है, नई सभ्यता को लीड किया जाता है पावर शेयरिंग का, और स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनॉमी को स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट भी किया जाता है। दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state governments in an arbitrary manner। क्या कहता है, अब यहाँ पे कहता है कि ये जो ट्रेंड था वो सपोर्ट किया गया, है ना, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा डिसीजन आया, और उस डिसीजन के तहत अब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि पहले जो होता था सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो जब चाहता था स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस नहीं कर सकता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो डिसमिस नहीं कर सकता है आर्बिट्रेरी मैनर्स में, है ना। आर्बिट्रेरी मैनर्स में जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकता है। किस प्रकार से, फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे। आज जो है सो फेडरल पावर शेयरिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है देन इट वाज इन द अर्ली इयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके पहले जिस समय था, है ना, संविधान लागू होने के बाद जो है सो हमने आपको बताया कि जिस समय पहले का 1990 के दशक से पहले की अगर हम लोग बात करें तो उस समय सेंटर में भी और स्टेट में भी बहुत जगह पे सेमी सरकार होती थी, और सेंटर वाला सरकार अगर नहीं होता था स्टेट में तो वो उसको डिसमिस भी कर दिया जाता था बहुत आसानी से, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होने लगा। तो स्टूडेंट्स,
आज का मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैंने आपको बोला था 2 पार्ट में करूंगा, लेकिन चलिए इसको मैं 3 पार्ट में कर देता हूं, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसको मैं बहुत ही गहराई से बताऊंगा, बहुत ही अच्छा से बताऊंगा। आज का मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।